ममता देवी की दो बहुएं थी, अंजलि और अनीशा। दोनों ही बहनें थी और वह गांव की जमींदार की बिटियां थी। ऐसे ही एक दिन ममता अंजलि और अनीशा से कहती है, अरे बहू, पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। कल घर में सत्यनारायण की पूजा करवाने वाली हूँ। काफी सारे रिश्तेदार भी आने वाले हैं, तो किसी को शिकायत का मौका मत देना। माँ जी, घर में सत्यनारायण की पूजा करवा रही हो आप, ना कि हमारी। और हम साफ सफाई क्यों करें? आज तक हमने अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया, और आप हमसे बोल रही हैं कि हम साफ सफाई करें। वाह! अब तुम इस घर की बहू हो। अरे ऐसी भी क्या बेशर्मी कि अपनी सास से इस तरह से जुबान लड़ा रही हो। तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है क्या? अरे माँ जी, हम ना जमींदार की बेटियां हैं और हम ये झाड़ू पोछे का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया। भले ही हम इस गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता ने हमें कोई काम नहीं करने दिया। एक राजकुमारी की तरह पाला है। तुम्हारे बाप की जमींदारी यहाँ नहीं चलेगी। अगर यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। माँ जी, आपको जो कहना था आपने कह दिया, और हमें जो सुनना था हमने सुन लिया। बात होती है यहीं पे खत्म, और हम जा रहे हैं अपने कमरे में आराम करने के लिए। आप भूल जाओ कि हम घर की साफ सफाई करेंगे। पूजा करवाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो साफ सफाई करने की जिम्मेदारी भी आप ही देखो। इतना बोलकर अंजलि और अनीशा दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं। बेचारी ममता अकेले ही घर का काम करने लगती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, कैसी बेशरम बहुएं लिखी है तूने मेरी किस्मत में। अरे कम से कम कोई तो ठीक होती, कोई एक तो मेरा साइड लेती। अब एक ही बेटा बचा है मेरा, कम से कम उसके जरिए ही एक संस्कारी बहू भेज दे मेरी किस्मत में। शादी से पहले पता होता ना कि ये दोनों इतनी ज्यादा बेशरम है और इन्हें बात करने की तमीज नहीं है, तो मैं कभी इनको अपने घर की बहू नहीं बनाती। लोग कहते हैं लव मैरिज बुरी होती है। अरे ये तो मैं अपनी पसंद से इनको अपने घर की बहू बनाकर लेकर आई थी, लेकिन फिर भी इनका यही हाल। इतना बोलकर ममता अकेले ही घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ममता का सबसे छोटा बेटा अनुज कुछ ही दिनों बाद अपने घर वापस आता है। ममता जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि अनुज के साथ एक लड़की खड़ी है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। हाथों में लाल चूड़ा, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर ममता का जी घबराने लगता है। तभी अनुज कहता है, अरे माँ, ये मेरी पत्नी शिप्रा है। माफ करना, मुझे आपको बिना बताए शादी करनी पड़ी, लेकिन शिप्रा बहुत अच्छी है। मेरे साथ मेरी ही कंपनी में काम करती थी। थोड़ी सिचुएशन ऐसी हुई कि हमें शादी करनी पड़ी। बाकी आप शिप्रा से घुलोगे मिलोगे ना, तो आपको शिप्रा बहुत अच्छी लगेगी। अरे शहर की है ना, तो बेशरम ही होगी। मेरे घर में वैसे ही दो दो बेशरम बहुएं पड़ी हुई हैं, ऊपर से तू ये शहर की उठा के ले आया। कम से कम पढ़ी लिखी लड़की होती तो शायद मेरा मान सम्मान करती। आजकल की ये ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां सास की सेवा करना, उनका मान सम्मान करना भूल चुकी हैं। सास को माँ मानना भूल गई हैं ये लोग। ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैं भले ही शहर की हूँ, लेकिन मुझे अपने संस्कार अच्छे से याद है। मेरी मम्मी ने जैसे मेरी दादी माँ की सेवा की, वैसे ही मैं आपकी भी सेवा करूंगी, क्योंकि बेटियों के अंदर माँ ही के गुण होते हैं, और मेरे जो संस्कार हैं वो ये दिखाएंगे कि मेरी माँ के ऐसे संस्कार थे। ऐसे ही अगले दिन शिप्रा की पहली रसोई होती है। शिप्रा नहा धोकर पहले से ही तैयार थी और मंदिर में पूजा पाठ करके पूरे घर में आरती करने लगती है। शिप्रा घर का पूरा काम कर चुकी थी, जिसके बाद ममता की दोनों बहुएं सोकर उठती हैं और ये सब देखकर ममता बहुत खुश होती है और शिप्रा की तारीफें करने लगती है। अरे वाह, पहले दिन ही तूने मेरा दिल जीत लिया। सही कहा था मेरे बेटे ने। शहर की है तू, लेकिन फिर भी तेरे अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हैं। तूने बिल्कुल सही कहा था बहू, कि बेटियों के अंदर माँ के ही संस्कार होते हैं, और इससे यही साबित होता है कि तेरी माँ ने तुझे कितने अच्छे संस्कार दिए थे और तेरी माँ के अंदर भी कितने अच्छे संस्कार होंगे। ममता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अंजलि और अनीशा का मुंह बन जाता है और वो दोनों ममता से कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं कि हमारी माँ ने हमें अच्छे संस्कार नहीं दिए? अरे मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, तुम्हारा तो जिक्र भी नहीं हुआ यहाँ पर। तुम खामखा ही बातों को अपने ऊपर ले गई, लेकिन तीर बिल्कुल सही जगह लगा है। ऐसे ही एक दिन ममता की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। अंजलि और अनीशा दोनों ममता की तबीयत को देखकर उसे नजरअंदाज कर देती हैं और थोड़ी देर बाद जब शिप्रा मार्केट से घर वापस आती है और अपनी सास की बिगड़ी तबीयत को देखकर
वो तुरंत डॉक्टर को घर बुला लेती है। डॉक्टर ममता को दवाई देकर चले जाते हैं, जिसके बाद शिप्रा अंजलि और अनीशा से कहती है, दीदी मैं घर पर नहीं थी और माँ जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी। क्या आप दोनों की माँ जी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर उन्हें कुछ हो जाता फिर हम क्या करते? तो हमने किसी की जिंदगी का ठेका लिया है क्या? जिसे मरना होगा वो समय आने पे मर ही जाएगा। और अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा चिंता है ना अपनी सास की, तो तुम ही ख्याल रखा करो इनका। दीदी ये सास नहीं बल्कि माँ है हमारी। अरे उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तब से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी जिस घर में हो उस घर में सास जरूर हो, क्योंकि मैं उन्हें अपनी माँ की तरह रखूंगी। और फिर भी हमारी माँ जी तो इतनी अच्छी है कि वो हमसे कुछ नहीं कहती। उसके बाद भी आप दोनों उनकी कदर नहीं करते। देखो हमें तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर तुम्हें इतना प्यार है अपनी सास से तो इन्हें लेकर अलग हो जाओ। हाँ। जब माँ जी नहीं रहेंगी तब आपको अकल आएगी। और शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा, अलग होना ही बेहतर है। साथ रहने पर परिवार की कदर कोई नहीं करता। जब अंगूर गुच्छे से अलग होता है तब उसे पता चलता है कि गुच्छे में रहने पर उस अंगूर की क्या कीमत होती है और अलग रहने पर क्या। इतना बोलकर शिप्रा अब ममता और अपना खाना अलग बनाया करती। घर का सारा काम शिप्रा बांट देती है, जिसके बाद से अनीशा और अंजलि दोनों को अपना सारा काम करना पड़ता। अपना कमरा साफ करना पड़ता और अपना खाना भी बनाना पड़ता। तो वहीं शिप्रा और ममता दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जी रही होती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अनीशा और अंजलि दोनों को बंटवारा होने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें अपने ससुराल में एक सास की कमी होने लगती है, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो ममता और शिप्रा से माफी मांगते हुए उनसे कहती है, माफ करना माँ जी, आपकी छोटी बहू ने हमारे अंदर भी अपने ही संस्कार डाल दिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि परिवार का मतलब क्या होता है, और ये तब एहसास हुआ जब मैं अपने परिवार से अलग हुई। और मुझे आपसे अलग नहीं रहना माँ जी, क्योंकि आप हमारी जड़ हैं और एक पेड़ जड़ के बिना अधूरा होता है, बिना जड़ के उसका कोई मतलब नहीं होता। माँ जी आप मुझे भी माफ कर दो और हम एक साथ रहना चाहते हैं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। ममता अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देती है, जिसके बाद से अनीशा और अंजलि के व्यवहार में बहुत बदलाव आ जाते हैं और वो दोनों अपनी सास की इज्जत करती हैं। साथ ही घर के काम में तीनों बहू मिलकर एक दूसरे का साथ देती हैं और इस तरह से अपनी सास की सेवा करते हुए अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती हैं। सुमन बहुत गोरी और सुंदर थी। सुमन के 2 बेटे थे। उसके दोनों बेटे भी काफी सुंदर थे, इसलिए वो चाहती थी कि उसकी दोनों बहू भी उसी की तरह गोरी चिट्टी और सुंदर आए। इसलिए एक दिन सुमन अपनी बहन नताशा से बात करती है। नताशा, मेरे दोनों बेटे वीर और प्रेम शादी के लायक हो चुके हैं। सोच रही हूँ दोनों भाइयों की एक साथ ही शादी करवा दूं। ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रही हो दीदी। जानती थी नताशा ये खबर सुनकर तुम भी इसी तरह बात कहोगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। अरे भाई, आखिर तुम बड़े बड़े लोगों का रिश्ता लगवा चुकी हो, फिर मेरे दोनों बेटे क्या है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों के लिए तुम ही कोई अच्छी सी लड़की देखो। क्यों नहीं दीदी, बस तुम मुझे कुछ दिन का समय तो दे दो। देखना मैं कैसे अपने दोनों बच्चों के लिए चांद से मुखड़े की लड़कियां देख के लाती हूँ। इतना बोलकर नताशा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वीर शादी करके घर आ जाता है। दरवाजे पर अपने बहू बेटे को देखकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में अपने बेटे से कहती है, वीर, तू इस घर का बड़ा बेटा है। मैं तो खुद तेरे लिए लड़की देख रही थी, फिर तेरी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जो तूने बिना मेरी मर्जी के इस लड़की से शादी कर ली। अरे क्या जरूरत थी इस काली को मेरे घर की बहू बनाने की। माँ, आपको जो कहना है मुझे कहो, पर आप मधु के रंग रूप को लेकर क्यों कुछ बोल रही हो? और मैंने मधु से इसलिए शादी करी है क्योंकि मैं मधु से प्यार करता हूँ और मुझे पता चल चुका है आप मेरे लिए लड़की देख रही हो। अगर मैं आपको पहले ही बता देता और मधु से मिलवा देता तो आप उसका काला रंग देखकर इस रिश्ते के लिए मना कर देती। बस इसलिए मैंने मधु से शादी कर ली। ओ, तो बेटा अब इतना बड़ा हो गया कि वो अब अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक सकता है। वाह बेटा वाह, क्या खेल खेला है तूने। पर मैं इस काली कलमोही को अपने घर की बहू कभी नहीं अपनाऊंगी। और तू देखना मैं कैसे तेरे छोटे भाई प्रेम की शादी बहुत अच्छी जगह करवाती हूँ।
माँ आपको प्रेम की शादी जिससे करवानी है, जहाँ करवानी है आप करवाओ। मुझे अपनी बीवी के रूप में मधु चाहिए थी और अब मधु मेरी बीवी है और मैं जहाँ रहूंगा मधु वहीं रहेगी। आप चाहे इसे अपनी बहू मानो या ना मानो। चलो मधु मेरे साथ। इतना बोलकर वीर मधु को लेकर घर में आ जाता है। कमरे में जाने के बाद मधु वीर से कहती है, वीर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। अगर माँ को हम बता देते तो शायद वो इतनी नाराज नहीं होती। और हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरा रंग देखकर रिश्ते के लिए सभी मना कर देते हैं, पर दिल से किया गया हर काम मुश्किल काम को आसान कर देता है। मधु तुम बहुत भोली और बहुत मासूम भी हो। तुम नहीं जानती मेरी माँ जलेबी की तरह टेढ़ी है। वो हमारे रिश्ते को कभी नहीं कबूलती और ना ही कबूलने वाली है। और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। मधु वीर को समझाने की काफी कोशिश करती है, पर वीर उसकी एक नहीं सुनता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मधु घर का सारा काम करती है और एक अच्छी बहू बनकर दिखाती है, पर फिर भी सुमन मधु को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाती। ऐसे ही एक दिन, देख लड़की, तू अपना ये काला चेहरा लेकर इस घर में तो आ गई है, पर अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल देना कि तू कभी इस घर की बहू बन सकती है। 2 दिन बाद मेरे बेटे प्रेम की शादी है काव्या से, और वो बहुत गोरी और सुंदर भी है, इसलिए कभी भी उसकी बराबरी मत करना। मेरी बहू काव्या है, ना कि तू, समझी? माँ जी, मैं जानती हूँ कि मेरा रंग काला है, इसीलिए आप मुझे अपनाना नहीं चाहती, क्योंकि आप चाहती हो कि आपके घर में आप जैसी सुंदर और गोरी बहू आए, पर आपको मुझ जैसी काली बहू मिल गई। लेकिन माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर मेरा रंग काला ना होता और मैं गोरी होती तो क्या आप मुझे अपनी बहू स्वीकार कर लेती? सुमन उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती और वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। अब 2 दिन बाद प्रेम की शादी काव्या से हो जाती है। काव्या के आने के बाद सुमन अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करने लगती है। अरे काव्या बहू, तू तो कुछ खाती ही नहीं है, तभी तो इतनी पतली है। चल आज मेरे हाथ से खाना खा ले। प्लीज माँ जी, फोर्स मत कीजिए, मैं डाइट पर हूँ। अगर मैं इतना हैवी खाना खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, इसीलिए एक काम कीजिए, आप मेरे लिए कुछ हल्का खाना बनवा दीजिए। बहू, ये बात तुझे मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना बेटा। मैं अभी उस कलमोही से बोल देती हूँ कि वो तेरे लिए कुछ हल्का नाश्ता बना दे, ठीक है? इस तरह से सुमन एक बहू को बहू रानी का तो एक बहू को काली बहू नौकरानी का दर्जा देती है। समय यूं ही बीतता जाता है और सुमन काव्या को सर आंखों पर बिठा कर रखती है, तो वही बेचारी मधु घर का सारा काम नौकरियों की तरह करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, कलमुही कहीं की भूल जाती है क्या बार बार कि काव्या बहू डाइट पर है और वो डाइटिंग करती है और वो ज्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खा सकती। तूने इसके लिए अलग से खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ माँ जी, मैंने काव्या के लिए खाना नहीं बनाया, क्योंकि उसने मुझे फोन करके मना कर दिया था कि आज वो खाना नहीं खाएगी, वो बाहर से ही खा के आएगी। आप काव्या से पूछ लीजिए। भला मैं क्यों बाहर से कुछ खा कर आऊंगी? मैं तो डाइट करती हूँ और बाहर का फूड मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सुन लिया? अरे नहीं बनाना चाहती मेरी छोटी बहू के लिए खाना तो बोल देती ना मुझे कि गोरी बहू से जलन होती है क्योंकि मेरा रंग काला है। माँ बस करो मधु को भला बुरा कहना। मधु इस घर की बहू है, मेरी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं। और अगर अब से मधु इस घर में काम करेगी तो काव्या को भी घर के काम करने पड़ेंगे, और अगर काव्या ने इस घर का काम नहीं किया तो मधु भी कोई काम नहीं करेगी। वीर, आप नाराज क्यों हो रहे हो? शांत हो जाइए। आप तो जानते हो ना माँ जी कैसी हैं। यही तो दिक्कत की बात है ना मधु, कि मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है। और अगर अब मैंने कभी भी तुम्हें नौकरानी की तरह काम करते हुए देखा तो मैं तुम्हें लेकर घर से चला जाऊंगा। धमकी देकर वीर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मधु कभी भी वीर के सामने घर का काम नहीं करती, पर वीर की गैर मौजूदगी में मधु नौकरानी की ही तरह काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सुमन के पैर में काफी चोट लगती है, जिस वजह से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। ऐसे ही एक रात, पानी भी खत्म हो गया। उस कलमुही से एक काम भी सही से नहीं होता। मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। एक काम करती हूँ, काव्या बहू को आवाज दे देती हूँ, वो मेरे लिए पानी ले आएगी। अब सुमन काव्या को आवाज लगाने लगती है, पर काव्या अपनी सास की आवाज सुनकर अनसुना कर देती है, जिसके बाद मधु अपनी सास के लिए पानी लेकर जाती है।
अब इसी तरह से काव्या अपनी सास को नजरअंदाज करती है, तो वही मधु अपनी सास का खूब ख्याल रखती है। माँ जी, आपने अभी तक दवाई नहीं ली। मैं आपको दवाई देकर गई थी ना, और अगर आप समय से दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? हेलो, अगर तुम सास बहू को एक दूसरे पर इतना ही ज्यादा प्यार आ रहा है तो अपने कमरे में जाकर बात करो ना। मैं यहाँ पर टीवी देख रही हूँ, मुझे टीवी देखने में डिस्टर्ब हो रहा है यार। काव्या की बेरुखी देखकर सुमन के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अपनी दोनों बहू का असली रूप देखकर सुमन को समझ आ जाता है कि गोरा दिखने वाला हर इंसान दिल से साफ नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो इंसान रंग में काला हो उसका दिल भी काला हो। मधु बहू, अपनी सास को माफ कर दे। तूने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी सेवा की, मुझे इतनी इज्जत दी, पर फिर भी मैंने कभी तेरी कदर नहीं की और अपनी दोनों काली और गोरी बहुओं में फर्क करती रही। पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। भगवान से अब मेरी एक ही विनती है कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊं और मैंने जो भेदभाव किया है उस भेदभाव को खत्म कर सकूं। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द सुमन पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिसके बाद सुमन अपनी दोनों ही बहू के बीच में इस रंग के भेदभाव को खत्म कर देती है और अपनी छोटी बहू काव्या को भी लाइन पर ले आती है। रात का समय था। एक आदमी अपने हाथों में कूड़ा लिए एक झोपड़ी के पास जाता है जहाँ एक टूटा फूटा डस्टबिन रखा था। वो आदमी वहाँ आता है और कूड़े के ढेर में कूड़ा फेंक कर जाने लगता है। तभी उसके सामने दो चुड़ैल बहनें आ जाती हैं और हंसते हुए उससे बोलती हैं, बहन, ये भी बाकी लोगों की तरह है, क्यों ना इसे भी इसकी सजा दी जाए। सजा? कैसी सजा? मेरी गलती क्या है जो तुम दोनों चुड़ैल बहनें यहाँ पर मेरे सामने मेरी मौत बनकर आई हो? और तुम मुझे किस चीज की सजा देना चाहती हो? आखिर मेरी गलती ही क्या है? मुझे लगता है कि तूने कोई गलती नहीं की, पर हमें पता है कि तूने कितना बड़ा अनर्थ किया है, कितना बड़ा पाप कर रहा है। सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया पर तुम लोगों को कुछ नहीं समझ आया। हम लोग आज भी किसी के घर के सामने यूं ही कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि वहाँ रहने वाले लोग कैसे इस एनवायरनमेंट में रहेंगे। तुम्हारे यहाँ पर कूड़ा फेंकने की वजह से उन लोगों की क्या हालत होती होगी। पर यहाँ तो कोई भी नहीं रहता और इस जगह पर तो सालों से सभी गांव वाले कूड़ा फेंक रहे हैं। अगर मैंने थोड़ा फेंक दिया तो मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? किसने कहा तुझे कि यहाँ कोई नहीं रहता? यहाँ हम दोनों बहनें रहती हैं। भले ही हम दोनों चुड़ैल हैं, पर रहते तो हम भी हैं ना, और हम ऐसी गंदगी में नहीं रह सकते। इसीलिए आज हम यहाँ ये कूड़ा और तुझे दोनों को साफ करेंगे, और अगर आज के बाद किसी ने भी यहाँ पर कूड़ा फेंका तो हम दोनों उस इंसान को भी यहाँ से उठाकर फेंक देंगे। इतना बोलकर एक बहन कूड़ा उठाने लगती है तो दूसरी बहन उस आदमी को हवा में लटका देती है, जिसके बाद पहली बहन उस कूड़े को उठाकर वहाँ से सफाई कर देती है तो दूसरी बहन उस कूड़े के ढेर उस आदमी को भी फेंक देती है, साथ ही उसे गूंगा बना देती है, जिस वजह से वो आदमी गांव में किसी को कुछ भी नहीं बता पाता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। अब ऐसे ही अगले दिन एक औरत वहाँ पर कूड़ा फेंकने आती है और कूड़ा फेंक कर वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल वो कूड़ा उठा लेती है और उस औरत के सामने आकर उससे बोलती है, बहन, लगता है तुम अपना कूड़ा गलती से यहाँ फेंक कर जा रही हो। अपना कूड़ा अपने साथ ले जाओ। चुड़ैल बहन जी, कूड़ा मैंने गलती से नहीं, जानबूझकर फेंका है। सभी गांव वाले अपने घर का कूड़ा यहीं पर तो फेंकते हैं। अच्छा, तो तू भी गंदगी करने वालों में से है, तो फिर देख लो हम दोनों चुड़ैल बहनें तेरा क्या हाल करेंगी। इतना बोलकर वो दोनों बहन उस औरत के कान पर ऐसा तमाचा जड़ती हैं कि वो औरत बहरी हो जाती है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल बहनें मिलकर उसे उठाकर हवा में फेंक देती हैं और वो सीधा अपने घर में जाकर गिरती है। साथ ही दोनों चुड़ैल बहन वहाँ का सारा कूड़ा उठाती हैं और उसी के घर में फेंक देती हैं, जिसके बाद वो औरत सभी गांव वालों को उन दो चुड़ैल बहनों के बारे में बताती है, परंतु कोई भी गांव वाला उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। ऐसे ही एक आदमी अपने हाथों में कूड़ा लिए कूड़ा फेंकने के लिए जाता है और बोलता है, अरे वाह, ये जगह कितनी साफ है। इस जगह को तो देखकर लगता ही नहीं कि सभी गांव वाले अपने घर का कूड़ा यहाँ डालते हैं। मुझे क्या, मुझे तो मेरी जोरू ने बोला है कूड़ा फेंक कर आने के लिए। अगर कूड़ा फेंक कर जल्दी घर नहीं गया तो वो मुझे घर से निकाल देगी।
इतना बोलकर वो आदमी वहीं पर कूड़ा फेंक कर जाने लगता है, जिसके बाद वही कूड़ा उड़कर उसके ऊपर गिर जाता है और अपने ऊपर गंदा कूड़ा देखकर वो आदमी खुद से बोलता है, ये किसकी हरकत है? इतना बोलकर वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है और अपने सामने वो कूड़ा उठाने वाली 2 बहन चुड़ैल को देखता है। उन दोनों चुड़ैलों को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसे उस औरत की बातों पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उस आदमी को भी बाकी लोगों की तरह धमकी देती है, ये पकड़ अपना कूड़ा, अगर तू अपना कूड़ा अपने घर नहीं ले गया तो मैं तुझे घर जाने लायक नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी चुड़ैल से डर जाता है और अब चुड़ैल उसको कूड़ा उठाकर देती है तो वो सारा कूड़ा अपने घर लेकर आ जाता है और सभी गांव वालों से बताता है। शांति बहन बिल्कुल सच कह रही थी। अपने गांव में कूड़ा उठाने वाली 2 चुड़ैल बहनें हैं। जो भी कोई उस झोपड़ी के आगे कूड़ा फेंकता है वो चुड़ैल उन्हें कूड़ा नहीं फेंकने देती। वो आदमी लोगों को सारा सच बता देता है, परंतु गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अब ऐसी घटना रोज घटने लगती है, जिससे सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि इस गांव में तो कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल बहनें हैं, जो रोज कूड़ा उठाकर उस जगह की सफाई करती हैं। साथ ही वहां जो भी कोई कूड़ा डालता है उन्हें भी उनकी गलतियों की सजा देती है। सभी गांव वाले उन दोनों बहनों से परेशान हो जाते हैं और एक दिन उस गांव में एक बाबा आता है। सभी गांव वाले उस बाबा की शरण में जाते हैं और चुड़ैल के बारे में उस बाबा को बताते हैं, जिसके बाद वो बाबा सभी गांव वालों से बोलता है, कूड़ा उठाने वाली वो दोनों चुड़ैल जो उस जगह पर रहती हैं और किसी को भी वहाँ कूड़ा क्यों नहीं फेंकने देती, इस बात का पता हमें तभी चलेगा जब हम सभी गांव वाले उन कूड़े उठाने वाली 2 चुड़ैल बहनों से बात करेंगे। इसके लिए तुम सबको मेरे साथ चलना होगा, वो भी अपने हाथों में झाड़ू लेकर। बाबा के कहने पर सभी गांव वाले अपने हाथों में झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं। जहां बाबा एक छोटी सी पूजा करते हैं तो वहीं सभी गांव वाले उस जगह की सफाई करते हैं। यह देखकर वो दोनों चुड़ैल बहनें गांव वालों के सामने आ जाती हैं, जिसके बाद बाबा चुड़ैल से कहता है, अब यहाँ कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा और ना ही कोई गंदगी करेगा। अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही थी और सभी गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? इन सभी गांव वालों को लगता है कि यहाँ कोई नहीं रहता, परंतु जब हम दोनों बहन जिंदा थे और कूड़ा उठाने का काम करते थे तब भी हम दोनों बहनें यही रहा करती थी। इसी झोपड़ी में हम गांव में जाकर कूड़ा उठाते थे, इनके घर के आगे की सफाई करते थे और ये गांव वाले क्या करते थे, इन लोगों को मालूम था कि हम दोनों कूड़ा उठाने वाली बहनें इस झोपड़ी में रहती हैं, पर फिर भी सभी गांव वाले हमारी इस झोपड़ी के बाहर कूड़ा फेंक कर चले जाते थे। हर समय कूड़े और गंदगी के बीच रहने की वजह से हम दोनों बहनों की तबीयत खराब हो गई और हम दोनों बहनों की एक साथ मौत हो गई। पर मौत के बाद हम दोनों बहन चुड़ैल बन गए, जिसके बाद हम दोनों ने ठान लिया कि अब हम अपने घर के आगे किसी को कूड़ा डालने नहीं देंगे। इसीलिए हम अपने घर के सामने से कूड़ा उठाने लगे और इन लोगों के घरों में वापस फेंकने लगे, ताकि इन्हें एहसास हो सके कि कूड़े के बीच में कोई इंसान नहीं रह सकता। हमें अपने साथ दूसरों का एनवायरनमेंट भी साफ रखना चाहिए और इसीलिए हम इन्हें परेशान करने से पहले चेतावनी देते थे। परंतु ये गांव वाले इतने ढीठ हैं कि एक चुड़ैल की भी बात नहीं मानते, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक किया। गलती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, परंतु अब इन सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास है और इन गांव वालों ने वादा भी किया है कि अब वो गंदगी नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पर कूड़ा फेंकेंगे। बस तुम दोनों भी इन गांव वालों को माफ करके चली जाओ। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब सभी गांव वाले वहाँ का कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं और अब सभी गांव वाले कूड़े को रोड पर या इधर उधर किसी के घर के बाहर ना फेंक कर डस्टबिन में फेंकना शुरू कर देते हैं। यह देख वे दोनों कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल बहनें हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती हैं और फिर कभी गांव वालों को परेशान नहीं करती।